मेरा बयान बड़ा वायरल हुआ था कि मैं यहाँ से टेक ऑफ किया तो मंत्री था, लैंड किया तो मंत्री नहीं था। मैं कह रहा था कि मैं उस दिन भी यहाँ इन्वेस्टर ऑफिस का उद्घाटन कर रहा था, ड्यूटी पे था, और आपने बिना नोटिस के ड्यूटीज कहा कि नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, अमित शाह महीने में 2 दिन 3 दिन बिहार जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो कौन रोकेगा आने से? वो हर महीने आएंगे। दोनों भारत के लाल हैं, दोनों भारत माता के सपूत हैं। अगर वो जाएंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ नीतीश जी जैसे 12-14 लोग। मेरा सवाल वही होता है कि मतलब शाहनवाज हुसैन के दिल के करीब कौन सी सीट है? क्या माना जाए कि वो किशनगंज है कि भागलपुर है? मतलब पार्टी अगर कह दे कि हाँ चलिए आप 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरिए, तो कहाँ कहेंगे कि हाँ ये चलिए? भाई पार्टी मुझे कहेगी कि आप लाहौर जाके लड़के जीत के आइए तो मैं लाहौर जाऊंगा। अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान शामिल हो जाए भारत में, सरेंडर कर जाए, कहीं आपने देखा है क्या लोगों ने? तो कोई इन्वेस्टर मीट में वर्दी पहन के डीजीपी जाकर भाषण करें? देखिए, सोनिया गांधी जी को ये दोनों बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में भी दोनों रेल मंत्री रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये 15 मिनट की 20 मिनट की कोई मुलाकात होती? गए थे तो पूरी इज्जत से मिलना चाहिए था। उन्होंने बहुत कम समय दी बातचीत। ये लालू यादव जी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाए, तो मुझे लगता है लालू जी से बहुत नाराज हैं सोनिया जी। वो तो अपने बेटे को देखना चाहती है ना प्रधानमंत्री। और लालू जी का बयान तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन से चर्चा इस बात की भी आज है क्योंकि ये जिस क्षेत्र से सांसद रहे उस क्षेत्र में अमित शाह की एक रैली हुई, बल्कि ये जिन 2 सीटों पर सांसद रहे, कहें तो अब सीमांचल का वो हिस्सा उसी में जुड़ता है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है। और उस रैली के बाद अब बिहार जो है चुनावी मोड 2024 में जा चुका है। सबसे पहले तो बिहार तक पर सर स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल ये, चूंकि मंच 2 साल पहले सज गया है एक तरीके से देखा जाए बिहार में, और सरकार भी बदल गई है। आप सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, अब सरकार का हिस्सा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है? हाँ, हो ही चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी देर है। और जिस तरह 14 में चुनाव हुआ था तो 19 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी राहुल गांधी और कई पार्टी उस वक्त चुनाव के मैदान में थे और चौकीदार चोर है और ये सब नारा लगा रहे थे, और उसके बाद अलग से इवेंट कर रहे थे, और उस इवेंट के अंदर ऐसा प्रस्तुत अपने को कर रहे थे जैसे प्रधानमंत्री बनने वाला। लेकिन 19 में जनता ने अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को जिताया। आज नरेंद्र मोदी जी की स्थिति 19 से भी बेहतर है। कोरोना में कौन काम आया? नरेंद्र मोदी। आयुष्मान भारत किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। जब संकट की घड़ी में देश था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह, तो नरेंद्र मोदी जी काम आए। यूक्रेन के अंदर संकट हुआ तो वहाँ से बच्चों को निकाल कर वो लाए। राम मंदिर का निर्माण वो करा रहे हैं। काशी को उन्होंने सजाया है, देश को उन्होंने सजाया है। हर धर्म के लोगों के बीच में सौहार्द उन्होंने पैदा किया। तो नरेंद्र मोदी जी सौहार्द के भी आज प्रतीक हो गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनको चैलेंज नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, हर माँ अपने बेटे में को कहती है तू डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS बनेगा। ये ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। अब वो बनता है कि नहीं बनता ये अलग बात। हर पार्टी चाहती है उसका नेता कुछ बन जाए, क्योंकि वो नेता के गुणगान में लोग लगे रहते हैं। बिहार में 2 क्षेत्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। वो लोग कमेंट करते रहेंगे, लेकिन बिहार में ये तय है कि जब सामने के लोगों ने तैयारी की है, हम तो तैयारी मोड में रहते ही हैं। हमारा काम, हमारी तैयारी है। हम विधानसभा के चुनाव से
जो था उसमें तो हमने कहा था कि 25 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार तक के इंटरव्यू में कहा था, हाँ, नहीं, आपके चैनल पे आके कहा था, और 24 में हम साथ लड़ेंगे ये भी कहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जिन्होंने गालियां दी उनको गले लगा लिया और हमने हमारा साथ छोड़कर उनके साथ चले गए। तो हम अगर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो हरियाणा जाएंगे, वो यूपी जाएंगे, तो अमित शाह जी अगर अपने सीमावर्ती इलाके में आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो किसी को क्यों इतराज़ हो सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूर्णिया में ऐतिहासिक रैली किया, किशनगंज में बैठक किया, वो पूरा इलाका आप देखिए। मैं जब किशनगंज से सांसद था तो किशनगंज और अररिया जिले की जो 3 विधानसभा है वहाँ से भी मैं सांसद रहा हूँ, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, और यहाँ पूर्णिया जिले में अमौर था। तो वो इलाका देखा भाला है, और ठीक नदी पार में आ गया इधर भागलपुर। तो वो उस इलाके में मैंने लोगों की आंखों में उम्मीद देखी, जो नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से। नहीं, ये एक बड़ा आरोप लगा कि अमित शाह ने ये क्षेत्र इसलिए भी चुना था कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी पर आरोप लगती रही है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, तो बिहार में आकर इवन नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, उस दौरान भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा पूर्णिया में, इस पे मत जाइए, अब जब मैं जाकर रैली करूंगा तो जवाब दूंगा। देखिए, आखिर आरजेडी या कांग्रेस या जेडीयू अपनी जागीर क्यों समझती है माइनॉरिटीज़ को। अगर वो माइनॉरिटीज़ का बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में भी अगर हम जाते हैं तो क्या हमें जाना नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं भाई। पिछले 35 साल से मुख्यमंत्री या तो नीतीश जी बने हैं या लालू जी और राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, जिसको अभी नीतीश जी ही सीएम बोलते हैं संबोधन में। लेकिन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको तो कोई डिप्टी सीएम भी नहीं बनाता, उनको तो जो सरा गला विभाग है वही सब दे दिया। आबादी कह रहे हैं इनकी ज़्यादा है, पद आप लोग ले लेते हैं, इनको आबादी के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हैं, और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में क्यों जा रही। हमें कौन रोक सकता है? हम तो सबके बीच में जाएंगे, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले लोग हैं। और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो तो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। उन्होंने तो किसी न किसी का झंडा ही उठाना है, उनका झंडा तो एक बार कोई उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो नेतृत्व में ही चलना है, किसी की ताली बजाते रहना है। आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने सीनियर लीडर थे, उनको क्यों नहीं डिप्टी सीएम बना दिया? उनको भी एमएलसी बना के बना सकते थे ना। मुझे एमएलसी बना के पार्टी ले गई थी ना, उद्योग मंत्री बनाया था ना, मैं कोई एमएलए एमपी या राज्यसभा या लोकसभा मेंबर नहीं था। लेकिन बीजेपी को लगा कि कोई एमएलए हमारा वहाँ पे नहीं जीता है और शाहनवाज हुसैन को ले जाते हैं। मैं ये नहीं मानता कि मुझे मुस्लिम होने की वजह से ले गए, मैं तो पार्टी के अंदर काम करता हूँ, मुझे ले गए कार्यकर्ता के तौर पे। लेकिन कार्यकर्ता के तौर पे बारी सिद्दीकी कोई छोटे कार्यकर्ता है, आखिर क्यों वो इतने हाशिए पे क्यों खड़े हैं? ये सवाल तो बनता ही है। नहीं, लेकिन ये सवाल तो खैर बीजेपी में भी बनता है ना कि इतने बड़े नेता, मतलब अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो अभी राजनीति में पुख्ता तौर पर एक्टिव हो, या कहा जाए तो बीजेपी में भी इतने बड़े कोई नेता थे नहीं उस वक्त। और रही बात जैसा आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को लेकर कोई जागीर ना समझे, तो चूंकि आप किशनगंज से सांसद भी रहे, आप भागलपुर से भी सांसद रहे, तो क्या ये माना जाए कि सीमांचल के क्षेत्र में अब आप एक बार फिर से चेहरा होंगे? देखिए, मेरे लिए तो जब मैं उद्योग मंत्री के तौर पे काम मैंने शुरू किया तो मैंने बिहार को एक नज़र एक निगाह से देखा। और आपने देखा कि मैंने जहाँ भागलपुर में देखा कि वहाँ एक टेक्सटाइल का कॉलेज, एक सीपेट का कॉलेज, बुनकर के लिए काम, बुनकर भवन बनाने का काम जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। किशनगंज में भी लेदर पार्क बनाने का ऐलान किया, जिसको बिहार सरकार अभी भी ऑन कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो उससे पीछे हटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही थे
और मैं मंत्री था तो सरकार तो वही कहलाएगी, और अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो जो काम हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है उसको बिहार सरकार ऑन करेगी ही। तो किशनगंज और भागलपुर, अभी तो मेरी पार्टी ने मुझे स्टेट में एमएलसी बनाया। अभी मैं एक छोटे से पद पे, जो बड़ा पद है हमारे लिए, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मेरी पार्टी ने एमएलसी बनाया, इसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अभी एमएलसी हूँ और विपक्ष में बैठा हूँ। तो पार्टी मुझे 2024 में मार्च में फिर से एमएलसी बनाएगी या नहीं बनाएगी, या किसी हाउस का मेंबर बनाएगी या नहीं बनाएगी, लोकसभा लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, ये मैं नहीं तय करूँगा। नहीं, लेकिन मेरे बारे में मेरी पार्टी ही तय करेगी। नहीं, लेकिन अगर और मेरी पार्टी अगर कहे कि कुछ नहीं करना, तभी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मतलब मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और देखिए 1986 से हूँ मैं बीजेपी का नया मुसलमान नहीं हूँ कि ज़्यादा प्याज खा रहा हूँ। मैं बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, और इस पार्टी ने ही मुझे पहचान दी है। ऊपर खुदा ने, फिर मेरे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, और मेरी पार्टी और मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी और मेरी पार्टी ने मुझे एक मौका दिया काम करने का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया, तो एविएशन मिनिस्टर के तौर पर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर का काम मैंने अटल जी के साथ किया। और फिर नीतीश कुमार जी के साथ मुझे मौका मिला इंडस्ट्री मिनिस्टर का काम करने का। तो मेरे पास तो मौका ही नहीं था। मैं जब आपके बिहार तक के दफ्तर में आया था तो मैंने बताया था कि फरवरी से अगस्त तक तो कोरोना काल था। बेसिकली अगस्त टू अगस्त, एक साल भी नहीं, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ही झंडा फहराने की भी इजाज़त नहीं थी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त से 15 अगस्त, लेकिन 9 अगस्त को सरकार चली गई। और मेरा बयान बड़ा वायरल हुआ था कि मैं यहाँ से टेक ऑफ किया तो मंत्री था, लैंड किया तो मंत्री नहीं था। मैं कह रहा था कि मैं उस दिन भी यहाँ इन्वेस्टर ऑफिस का उद्घाटन कर रहा था, ड्यूटी पे था, और आपने बिना नोटिस के ड्यूटीज कहा कि नहीं है। तो ये कहना चाहा था मैंने। तो हमारी जिम्मेदारी, देखिए बिहार के अंदर जो चुनौती है बॉर्डर से, पूरा बॉर्डर का इलाका है नेपाल का, पहले तो खुला होता था, हम लोग भी जाते थे तो उधर से पीलाधारी कपड़ा ले आते थे, चप्पल ले आते थे, बॉर्डर एकदम खुला था, दौड़ के जाइए दौड़ के आइए। तो खतरा बिहार पे ज़्यादा था। बांग्लादेश में हुजी और इधर नेपाल में कई आतंकी संगठन, उसकी टारगेट पे तो बिहारी है। जो अभी पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगा, उसकी सारी एक्टिविटी तो उधर से ही हो रही थी, नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए। तो वो इलाका सेंसिटिव है। तो हमने पार्टी का रैली भी किया, और अमित शाह जी ने गृह मंत्री के तौर पर वहाँ पर पूरा रिव्यू किया। बॉर्डर पर गए, सीमावर्ती इलाके में। अब ये समझ जाइए कि जो सीमावर्ती इलाका है वो नए कानून में 50 किलोमीटर तक सेंट्रल फोर्स की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन अमित शाह जी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बॉर्डर से त्रिकोण में, बॉर्डर से त्रिकोण में 50 किलोमीटर, त्रिकोण में। तो भागलपुर तो समझिए गंगा के उस पार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। जैसे पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की जिम्मेदारी है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो कोई राज्य सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है, उस पर एक्शन सेंट्रल फोर्स ले सकती है। ये विश्वास दिलाने के लिए अमित शाह जी सीमांत इलाके में गए थे। नहीं, मेरा एक सवाल और है कि चूंकि आपने कहा कि हाँ बिल्कुल हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, ये जरूरी नहीं कि चुनाव कब हो, लेकिन क्या ये माना जाए कि अमित शाह की ये रैलियां अब लगातार होंगी बिहार में? या चूंकि नीतीश कुमार भी जिस तरीके से अपना कद बढ़ा रहे हैं, उन्होंने बिहार से बाहर पैर निकाल लिया है, लगातार मुलाकात चल रही है, तो माना जाए कि अमित शाह या
प्रधानमंत्री मोदी की और भी रैलियां होने वाली है बिहार में, और ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। नहीं देखिए, जी। जो बिहार तक को ये खबर दे रहा हूँ कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और देश का एक बड़ा राज्य बिहार भी है। बिल्कुल। तो अमित शाह जी, मतलब अगर आप देखें कि जो परसेंटेज होगा देश की 130 करोड़ आबादी, 13 से 14 करोड़ बिहारी, 10%। तो अमित शाह जी के समय में हमारा हिस्सा कितना? 10% तो है। बिल्कुल। तो एक महीने में 30 दिन होता है, उसका 10% कितना हो? 3 दिन। तो मैं आपको कह रहा हूं, अमित शाह महीने में 2 दिन 3 दिन बिहार जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो कौन रोकेगा आने से? तो हर महीने आएंगे। अभी सीमावर्ती इलाके में गए, फिर छपरा की तरफ आएंगे, फिर नालंदा की तरफ आएंगे, अभी आरा के इलाके में आए थे। तो आखिर अमित शाह जी के नाम से हमारे विरोधियों को इतना डर क्यों लगता है? कि उनके आने से खुशी होनी चाहिए ना। अमित शाह जी जब गृह मंत्री थे, आए थे, तो गृह मंत्री वही हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। आखिर एयरपोर्ट पे भेंट हुई थी ना। तो देश के गृह मंत्री आए, तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी को, सरकार को खुश होना चाहिए, या उसमें नाराज होने की बात है? जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको तो परेशान होने चाहिए कि देश के गृह मंत्री आएंगे तो उनकी बहुत सी चीजों पर वो तो ये नजर होगी। माहौल खराब करने आए। अरे देश का गृह मंत्री आएगा तो माहौल अच्छा होगा कि खराब होगा? ये कहीं सुना आपने? इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अगर आएंगे तो इसमें कहीं माहौल खराब होने की कहाँ बात? जनता में इतनी खुशी है, हमारे विरोधियों को बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, एक और सवाल चूंकि आपने बीच में छोड़ दिया, ये आरोप तो लगातार, मतलब नीतीश कुमार जिस तरीके से अब बाहर निकले हैं और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक 40 सीटों को लेकर अब ये भी तो चर्चा होगी, जब वोटर के पास आप जाएंगे, उनके पास एक 2 विकल्प होंगे। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाते हैं, एक बिहार का लाल, एक नरेंद्र मोदी, तो ये चयन इन 40 सीटों के वोटरों के लिए तो मुश्किल होने वाला है। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों भारत के लाल हैं, दोनों भारत माता के सपूत हैं। अगर वो जाएंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ नीतीश जी जैसे 12-14 लोग हैं, तो क्या होगा? बिहार तय कर रहा है क्या? बिहार देश की राजनीति में बिहार कभी अलग चला है क्या? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में भी बिहार ने कोई कसर छोड़ी क्या? 2019 में 39 सीट दी कि नहीं दी? एक की कसक रह गई थी। राजस्थान पूरा जीते, हरियाणा पूरा जीते, दिल्ली पूरा जीते, गुजरात पूरा जीते, बिहार में 39 जीते, वो भी जेडीयू लड़ा किशनगंज। अगर बीजेपी लड़ी होती किशनगंज 19 में तो हम 40 का 40 जीतते। इस बार किशनगंज से भी कमल खिलेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। देखिए, आपने पिछले सवाल के मेरे जवाब में कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन आप वापस लौट के किशनगंज आ गए, तो मेरा सवाल वही होता है कि मतलब शाहनवाज हुसैन के दिल के करीब कौन सी सीट है? क्या माना जाए कि वो किशनगंज है कि भागलपुर है? मतलब पार्टी अगर कह दे कि हाँ चलिए आप 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरिए, तो कहाँ कहेंगे कि हाँ ये चलिए इस भाई पार्टी मुझे कहेगी कि आप लाहौर जाके लड़के जीत के आइए, तो मैं लाहौर जाऊंगा। अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान शामिल हो जाए भारत में, सरेंडर कर जाए, पार्टी अगर हमें जहां कहेगी, पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, जीत के आए थे कि नहीं किशनगंज? कोई जीता आज तक? हम ही जीत के आए। पार्टी ने कहा जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ भागलपुर, जहाँ दंगों की जांच कर दी थी नीतीश कुमार जी ने, उसके बीच में गए और वहां जीतकर 2 बार वहां से जीत कर आए। 2014 के चुनाव में भी सिर्फ लेस देन 1% वोट से भागलपुर से रह गए। तो पार्टी जहां कहेगी मैं वहां, मैं तो कभी पहली बारी में पिछले दरवाजे से आया, मैं तो फ्रंट दरवाजा वाला। बीजेपी में जनसंघ से बीजेपी तक सिर्फ शाहनवाज हुसैन है जो 3 बार
लोकसभा लड़के कमल के फूल से पार्लियामेंट में आया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी पार्टी मुझे चुनावी राजनीति में अगर कहेगी जाने को, अभी तो मैं पिछले दरवाजे वाला में, मतलब MLC है नीतीश जी की तरफ। तो जब नीतीश जी नहीं लड़ रहे तो हम भी नहीं लड़े। अब अगर नीतीश जी लोकसभा लड़ने जाएंगे तो वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के 2 ही लोग हैं, नीतीश कुमार जी और शाहनवाज हुसैन जो विधान परिषद में है, 2 ही मंत्री है ना उनके टाइम के कैबिनेट मंत्री। तो अगर वो लड़ने की इच्छा रखते हैं तो मैं इस उम्र में क्यों अपर हाउस की इच्छा रखूंगा। मेरी पार्टी तो मुझे विधानसभा भी लड़ाना चाहती थी, तब मैं तैयार नहीं हो पाया था। वो तो 15 में ही हमारा नेतृत्व चाहता था कि मैं विधानसभा लड़ूं। और उसके बाद अगर मुझे उन्होंने MLC बना के उद्योग मंत्री बनाया, तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही खुले कंठ से हमारी प्रशंसा की थी कि उद्योग इनके वक्त में आने लगा। ये मैंने तो नहीं कहा, मैं खुद से कहूँगा तो बेवकूफ़ आदमी खुद की तारीफ करता है। तो हम तो ये नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि ऐसे उद्योग मंत्री, वो तो बिहार की जनता तय करेगी कि मैंने 18 महीने में, एक ही साल में मैंने काम किया या नहीं किया। मुझे किसी नेता की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार की आवाम तय करेगी कि मैंने काम किया या नहीं किया। अब वो हिसाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ, मैं तो उसके बारे में कोई नई बात नहीं बताना चाहता। तो मेरे बारे में मेरी पार्टी तय करेगी, मुझे नहीं तय करना। चलिए इस सवाल पे फिर से मुझे चलिए एक अगला सवाल, चूंकि आज आप अपने मंत्री के कार्यकाल की बात कर रहे थे, उद्योग मंत्री रहे, और उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में काम होता हुआ दिख रहा था। हर दिन सुर्खियां होती थी कि उद्योग आ रहा है। आज भी एक मतलब कहें तो 29 तारीख को ही महागठबंधन सरकार की पहली इन्वेस्टर्स मीट हुई है, और इस मीट में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठकर आया, चूंकि आप मंत्री रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिनको हमने सुना, चाहे वो अडानी लॉजिस्टिक्स से आए हों या माइक्रोमैक्स वाले थे या मॉन्टेन कार्लो वाले थे, उन सबको हमने सुना तो सबने सिक्योरिटी को लेकर बड़ा सवाल। देखिए, ये सब लोग जो इन्वेस्टर मीट हुआ वो सब वही लोग आए जी जो पहले आ चुके हैं। तो ये पहले भी आ रहे थे, इसमें नए नहीं तो अडानी तो पहले आए थे, उनके तो प्रणब अडानी ही आए थे। अच्छा, सरनेम जो अडानी लगा है वही अडानी साहब के जो बड़े बेटे हैं, भतीजे हैं, जो नंबर 2 हैं, वही आए थे हमारे इन्वेस्टर मीट में। और मैं खुद अडानी जी से मिला था। फिर पौंड्रिक साहब 2 बार अहमदाबाद में अडानी जी के यहाँ गए और मीटिंग हुई। लॉजिस्टिक में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पहले बताया था। लॉजिस्टिक पॉलिसी आज केंद्र ने बनाई, हमने तो बना के बहुत पहले दे दी हमारे डिपार्टमेंट ने। और हमारा डिपार्टमेंट तो वही है, सेक्रेटरी वही हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री वही हैं, डायरेक्टर हैंडलूम वही हैं, सब तो वही। सिर्फ मंत्री के तौर पे मैं नहीं हूँ, नए मंत्री महासेठ जी आए, तो विभाग तो काम कर ही रहा था, मुख्यमंत्री भी वही है। तो जो बियाडा में जो अमेंडमेंट होना है कि भाई बियाडा में लॉजिस्टिक के लिए ज़मीन देनी है क्या, सबने यही उठाया। तो वो तो मैंने पहले फाइल भेजी हुई, ये फाइल कीजिए ना साहब, थोड़ा तेज चलिए, फाइल जाके रुक जाती है। ये टेक्सटाइल पॉलिसी है, साल भर लग गया इसको पास करवाने। तो कीजिए, मेरी तो पूरी शुभकामना। नहीं, एक और कंसर्न था जो उन्होंने उठाया, और मुझे लगता था आपने भी इसके पहले कई बार बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बिजनेसमैन का हमारा कंसर्न होता है कि मैं तो आ गया, लेकिन जब मेरे ग्रुप के लोग आएंगे, जब मेरी कंपनी के लोग आएंगे, तो आप सेफ इन्वायरमेंट भी देने की। देखिए जी, ये बात सही है। देखिए, इंडस्ट्री कहीं भी लगेगी, अगर मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो, मैं किसी दूसरे देश से तुलना करना ठीक नहीं है। हमने ये नक्सल प्रभावित इलाका, तो वहाँ इंडस्ट्री लगती है क्या? अगर कोई दुनिया में इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही। कोई सीरिया में चार्ड में जाके लगाएगा क्या? अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगा क्या? कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा था क्या? आखिर आज कानून का राज है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर भी JSW लगा रहा है ना, सीमेंट प्लांट पुलवामा में लगा रहा है, शोपियां में लग रहा है।
सिनेमा हॉल खुल रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। और जब इन्वेस्टर मीट में आप डीजीपी से भाषण कराएंगे, कहीं आपने देखा है क्या जवान जी तो कोई इन्वेस्टर मीट में वर्दी पहन के डीजीपी जाकर भाषण करें? जब मुख्यमंत्री हैं उस विभाग के, गृह के भी वो ही मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो जितने अधिकारी बोले उतने तो इन्वेस्टर नहीं बोले। 5 तो इन्वेस्टर बोले, वो भी पुराने। जो ओसवाल आए वो पहले ही लुधियाना में 15 लोग आए थे, तो उसमें एक आए। उसके बाद जो अडानी ग्रुप है वो पहले 3 बार बिहार आ चुका है, मीटिंग कर चुका, और ज़मीन मांग रहा है वो बिहटा इलाके में। वो आईटी की ज़मीन आगे में है, तो हमने आईटी मिनिस्ट्री से कही थी कि भाई आप पीछे वाली आप ले लो और आगे वाली लॉजिस्टिक को दे दो, तो उसमें एमेंड करना पड़ेगा। मैं आज भी ये कहता हूँ कि बिहार सरकार, भाई मैं एमएलसी हूँ ना, अगर मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी नए हो गए तो हम तो बिहार के हित में सब सलाह देने को तैयार। आज आप करो ना, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, परचेज पॉलिसी 1 साल से कह रहा हूँ, जब से सरकार बनी, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, मैं तब से कह रहा हूँ कि भाई मध्य प्रदेश की तरह, अन्य राज्यों की तरह, राजस्थान की तरह परचेज पॉलिसी बनाइए ना, कि जो बिहार में सप्लाई करेगा, अगर वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बिहार सरकार प्राथमिकता देगी, तो कितनी इंडस्ट्री आ जाएगी। उसमें कोई ज़रूरत थोड़ी है। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी होगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, तो कोई उद्योग मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, वो लोग आएंगे ही। लेकिन मेरा सवाल है कि 35 साल से, 89 से, तो बड़े भाई छोटे भाई ये मुख्यमंत्री, अब बीच में राबड़ी जी थी, थोड़े दिन के लिए बेचारे मांझी जी, लेकिन सरकार तो वही थी। राजद तीर और लालटेन की सरकार है पिछले 3500 साल से, मिला के देखें अगर, तो फिर से रीयूनियन हुआ, तो आखिर इंडस्ट्री नहीं आई। इसके लिए आप कोई बीजेपी को जिम्मेदार नहीं, लोग माहौल बना रहे हैं, मीडिया बहुत खिलाफ है। क्या कहा डिप्टी सीएम साहब ने? आज ही आप बोल रहे थे और गोली चल रही थी, 5 लोग मारे गए आज, 4 एक जगह बालू में और एक आरा में। तो जो इन्वेस्टर आया होगा आज, जब वो अखबार सुबह का पढ़ेगा, तो क्या सेंसर हो जाएगी ये खबर कि 5 लोगों की हत्या हो गई? और फिर आप कहिएगा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब डीएमएसपी से कहेंगे कि उद्योगपति की सुरक्षा करें। सुरक्षा वर्ड तो हमने जितने इन्वेस्टर मीट किया, आप निकाल के देखिए, हमने तो सुरक्षा वर्ड कहीं चर्चा नहीं कहा। हमने कहा सुशासन है, आइए, सारी जिम्मेदारी हमारी। हमने कभी डीजीपी को नहीं बुलाया, हमने ये कहने के लिए नहीं बुलाया कि आप सुरक्षित हैं। आखिर उद्योग लगाने वाले के लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं हम बीजेपी के हैं, हम कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या सही नहीं है कि जिस दिन इन्वेस्टर मीट है उसी दिन 4 लोग मारे गए बगल में ही, 1 लोग आड़ा में मारे गए, 5 अभी भागलपुर में पिछले 1 महीने में 6 लोग 7 लोग मारे गए। हर जिले में हत्या की राजनीति शुरू हो गई, कई जगह लोगों के फोन आने लगे। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सूचना सही नहीं है, तो मैं इस बात की एमएलसी के नाते, विधान पार्षद के नाते ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि अगर कोई सूचना आए, कोई उद्योगपति को तंग कर रहा है, तो मैं ज़रूर सीएम साहब को बताऊंगा। मेरे जो इन्वेस्टर आए, देखिए 36,000 करोड़ का SIPP प्रपोजल है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डेवलपमेंट कमिश्नर तो वही है, वो मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है, ये बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में जो कमिटी है उसके सामने वो प्रपोजल है। 30,000 करोड़ इथेनॉल का है, 6,000 करोड़ और कोई नया SIPP में कितना आता है। जैसे आज ही इन्वेस्टर मीट हुए तो कितने लोगों ने कहा कि हम ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। पुराने वाले तो लगा ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे वहाँ मुजफ्फरपुर देखने के लिए, वो लेदर वाला, तो वो कोई कब शुरू हुआ है? 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, 1 महीना, आखिर वो पहले शुरू हुआ ना। वो
मोतीपुर गए थे इथेनॉल का प्लांट देखने, हाँ। वो कब शुरू हुआ? हमारे ही कार्यकाल में हुआ ना। तो हम तो काम कर दिए हैं, और वो जो नए इथेनॉल के प्लांट आए हैं उनमें 2-3 लोगों को वो भी नहीं मिल रहा लोन, मैं तो उसमें भी अभी मदद कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि बिहार के लोगों को उद्योग, वहाँ उद्योग लगे, रोजगार मिले। देखिए अभी तो इनके पास बहुमत है, सरकार इन्हीं की है, हम विपक्ष में। तो विपक्ष में रहकर हमारा काम निगेटिव मोड पे नहीं है। हम जब कहते हैं कानून का राज, इसलिए कहते हैं कि वो बिहार के हित में हो, ताकि उद्योग का माहौल बना रहे। सर आपने एक जिक्र किया कि हमने पहले से कहे कि आप लॉजिस्टिक पॉलिसी ले आइए, आप परचेज पॉलिसी ले आइए, 1 साल पहले आपने फाइल दे दी थी। तो आखिर यहाँ पे रुकावट क्या थी आपके मंत्री रहते हुए? तो आप भी कर सकते थे। नहीं, रुकावट ये थी कि पहले जो भी फाइल जाती है वो उनके फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाती है। आप RTI डाल दीजिए ना, कब फाइल गई, कब कहाँ पहुँची, कितने देर रुकी। तो भाई आपके पास जो पॉलिसी की फाइल जाती है, हमने तो उनके चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों से जब बिहार दिवस हुआ था तभी कहा था कि भाई परचेज पॉलिसी बनाइए ताकि लोग आ सके यहाँ। तो वो होगा, देखिए अब उनका काम है, मैं अपना कोई गुणगान करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो काम SIPB में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ गए उन प्रपोजल को आगे बढ़ाइए, ये मेरी ज़रूर इच्छा रहेगी। और इंडस्ट्री सेक्रेटरी अच्छे हैं, पहले से वो काम करते रहे, ईमानदार आदमी, और उनको बिना दबाव के काम करने दिया जाएगा तो करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारा भी कोई सपोर्ट चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। हम तो वो कहते हैं ना कि जिसकी बेबी हो उसको चिंता ज़्यादा रहती है। तो हमारी इच्छा यही है कि सब ज़मीन पे आए। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए ज़मीन हो गई थी, वो उसके लिए कोशिश हो रही है कि नहीं। लेदर पार्क के लिए किशनगंज में, एक लेदर पार्क के लिए मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने डाल दिया था, जो आज पंडित जी ने बताया। पावर का जो इलेक्ट्रिसिटी पार्क के लिए भी वही हमने बिड किया हुआ था। तो उसको फॉलो करना चाहिए और विपक्ष का भी साथ लेना चाहिए। अब हम लोग कुछ बोले तो ये मत कहिए कि अंड बंड बोल रहा है। मतलब जब आप एक तरफ कह रहे हैं केंद्र में, विपक्ष की नहीं सुन रहे, और आप अगर बिहार में हैं तो विपक्ष के में रहते हुए भी अगर बिहार के हित में कोई काम होगा तो कोई भी बिहारी नेता मना करेगा, चाहे किसी भी पार्टी में होगा। एक और सवाल, चूंकि अब हमने बात कर ली अमित शाह के दौरे की और इन्वेस्टर समिट की, एक और चीज़ जो जानना चाहता था बिहार तक, तो अक्सर ये सवाल आता है कि देखिए आप लगातार वहाँ उद्योग मंत्री रहते हुए आप काम कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अब बिहार में राजनीति हो रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, तेजस्वी यादव CM हो जाएंगे, वो दिल्ली आते हैं, उनकी एक मुलाकात होती है सोनिया गांधी से, लालू यादव भी उनके साथ होते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। देखिए सोनिया गांधी जी को, ये दोनों बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में भी दोनों रेल मंत्री रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये 15 मिनट की 20 मिनट की कोई मुलाकात होती है? गए थे तो पूरी इज्जत से मिलना चाहिए था। उन्होंने बहुत कम समय दिया बातचीत के, 2 नेता गए, और जैसे गए तो मैं टीवी देख रहा था, फिर देखा कि आ भी गए, तो मैंने समझा शायद सोनिया जी की तबीयत नासाज हुई। तो कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि जब ये चर्चा हो रही है, लालू यादव जी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है लालू जी से बहुत नाराज़ हैं सोनिया जी। वो तो अपने बेटे को देखना चाहती है ना प्रधानमंत्री। और लालू जी का बयान तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे। वो जगदानंद सिंह जी का तो बयान अभी आया है कि 22 तक ही ये मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव हो जाएंगे और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे। तो दिल्ली चले जाएंगे, क्या करेंगे दिल्ली? आखिर इस तरह का बयानबाजी हो ही रही। हम लोग तो जब सरकार में थे तो इस तरह का बयान नहीं देते थे कभी। और आप जानते हैं, मैं तो कभी भी अपने जो प्रतिद्वंदी भी हैं उनको भी सम्मान की तरह साथ ही बोलता हूँ।
मैं तो कभी किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन सोनिया जी को इतने दिन बाद ये लोग गए थे तो सम्मान तो देना चाहिए था। नहीं तो मतलब इसमें क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम पर हैं, चूँकि आप बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं, लगातार आप अभी भी प्रवक्ता हैं। हाँ, अभी भी हैं आप, लगातार टीवी पर बोलते हैं, तो इसमें क्या लगता है कि नीतीश कुमार की ये राह आसान है या उनके राह में बहुत मुश्किल होने वाली है? क्योंकि चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए, केजरीवाल की बात की जाए या राहुल गांधी की ही बात की जाए, तो क्या ये राह आपको आसान लगती है, चूँकि आप बिहार की राजनीति और देश की राजनीति दोनों को बड़े करीब से देख रहे हैं? नहीं, राह देखिए, कोई वैकेंसी नहीं है साहब। नीतीश जी को किसने क्या समझाया, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, और जदयू के नेता कह रहे हैं 40-50 सीट घटा देंगे। बिहार में जैसे 100 सीट हो, उसमें से 40 घटा देंगे। भाई बिहार में 40 सीट है और आप कह रहे हैं 50 घटा देंगे। हर पार्टी को पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ना होता है कि हम इतना सीट जीतेंगे। ये पहला चुनाव देख रहे हैं, पहला बयान देख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं घटाइए देंगे, ऐसे कहीं होता है चुनाव? तो प्रधानमंत्री के लिए जब वो खुद ही उम्मीदवार नहीं है तो मैं उनके लिए क्यों परेशान करूं ये कह के कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो खुद ही इनकार कर रहे हैं तो मैं कैसे इकरार करूं? नहीं तो देखिए, जो वो 40 सीटों की बात कह रहे हैं कि बार बार की 40 सीटों का जो जातीय गणित दिखता है, उसमें तो लगता है ना कि यहाँ मुश्किल होगी बिहार में। वो तो राह इतनी आसान भी नहीं होगी। महागठबंधन का जो अब समीकरण है, जेडीयू प्लस आरजेडी, उसमें तो आसान नहीं है। बिहार तक बहुत देखा जाता है। मैं उन दर्शकों को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में बीजेपी विधानसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीट। तो यहाँ तो जाति पे विधानसभा, हाँ नहीं, यहाँ कहीं कोई इलाका नहीं जो जाति पे चुनाव नहीं होता साहब। क्या बात करते हैं? क्यों नहीं देते? चांदनी चौक से कोई जाट को लड़ाते हैं क्या कोई पार्टी के लोग? हर जगह आबादी को देखते हैं ना। या आपने सुना है कि कभी बाहरी दिल्ली से लगाते थे जाट कम्युनिटी से नेता, अभी प्रवेश साहब सिंह हैं, वो हर जगह देख के ही लड़ाते हैं, जिनकी आबादी उसके हिसाब से लड़ाते हैं। तो जात का सिस्टम तो सब जगह बना हुआ है। और ये सही है कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में हम नहीं जीते तो बिहार में भी नहीं जीते, लेकिन लोकसभा में जीते। तो लोकसभा में हमारे नेता कह रहे हैं 35 से 36, लेकिन मैं इस यकीन का हूं कि पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40वीं किशनगंज भी जीतेंगे, मेरा ये विश्वास है। और फिर भी अगर कोई भी पार्टी है वो तो कहेंगे ही। आप जानते हैं कि जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी बूथ पे टेंट लगा लेता है काउंटिंग पे, आपने देखा होगा। कह रहा है कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, और पता लगा कि जमानत पे जब्त हो गया। तो दावा करने का तो अधिकार है। ख्वाब देखने पर न बिहार में कोई टैक्स लगा है और न सेंट्रल से लगा हुआ है। ये ख्वाब जो है वो टैक्स मुक्त है। तो कोई भी कोई ख्वाब देखे, और ख्वाब देखने का हक हर किसी को होता है। चलिए, आप बिहार तक पर आए और आपने सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो बिहार के मुद्दे होंगे उस पर भी आप अपनी राय बेबाकी से रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।